हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग है तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम रूरल बैंकिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए ताकि हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से एक बारी चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है या फिर ऑल इज क्लियर। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो देखो, हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के सभी लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर मिल जाए। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, सभी को अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी ग्रोथ हो और हमारे देश की भी ग्रोथ हो जाए। और इस चीज़ को ही हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे देश के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं बैंकिंग लोन्स, इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है। अब देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये 2019 से लेकर 24 तक के लिए जो है वो बनाई गई थी। और इसका एम यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको हटाया जा सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके, और देश के ऐसे लोग जिन तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको पहुंचाया जा सके ताकि उन लोगों को भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल सके। ठीक है। और वो उसका यूज़ जो है वो कर सके। ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए गए थे, बहुत सारे यहाँ पर रूल्स बनाए गए थे, एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी लोगों को, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल जो है वो बनाए गए थे ताकि यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करके लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके पॉवर्टी को देश के अंदर जो है वो रिड्यूस किया जा सके, सोशल यूनिटी को प्रमोट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग और इसके लिए बनाई गई प्लान यानी स्ट्रैटेजी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्रोच क्या रही है, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसको किसने कब बनाया था। तो देखो, इस स्ट्रैटेजी को आरबीआई ने प्रिपेयर किया था और इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी ने आरबीआई को गाइडेंस प्रोवाइड की थी। आरबीआई जब ये स्ट्रैटेजी बना रहा था तो इसके अंदर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, आईआरडी, पीएफआरडी से इनपुट्स लिए थे, यानी उनसे भी बातचीत की थी, डिस्कशंस किए थे, और जो अच्छे पॉइंट थे उसको इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारी कंसल्टेशन किए गए थे वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि नाबार्ड, एनपीसीआई, कमर्शियल बैंक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ताकि उनकी जो डिवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कलेक्ट किया जा सके और जो अच्छी बातें हैं उसको इस स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड जो है वो किया जा सके। इस स्ट्रैटेजी के बनाने से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया था कि हमारी करंट फाइनेंशियल इंक्लूजन लैंडस्केप क्या है इंडिया के अंदर, साथ के साथ इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे क्या गोल्स रहेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्या प्रोग्रेस रहेगी, उस चीज को भी यहाँ पर डिस्क्राइब जो है वो किया गया था। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हमारे यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहले देखो, जो एनएसएफआई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज को यूनिवर्सली अवेलेबल करवाना है, एक्सेसिबल करवाना है अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, एक सेफ और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं उनको अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके और उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके। तो अगर हम स्ट्रैटेजिक पिलर्स की बात करें तो इस स्ट्रैटेजी के जो स्ट्रैटेजिक पिलर्स थे, पहला था यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट का एक्सेस दिया जाए। ठीक है, सभी जगह पर बेसिक बुके फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रोवाइड किया जाए, यानी कि किसी भी पर्सन को सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो चाहिए होती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, लोन हो गया, है ना, तो वो प्रोवाइड किया जाए। ओके। और उसके बाद
लाइवलीहुड को फोस्टर किया जाए और स्किल को डेवलप जो है वो किया जाए लोगों के बीच में, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाए, कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए, ग्रीवियांस को प्रॉपर तरीके से रिड्रेस किया जाए और प्रॉपर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में जो है वो काम किया जाए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक पिलर्स है इस स्ट्रैटेजी के। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना और सिमिलर इनिशिएटिव की हेल्प से गवर्नमेंट ने कई सारे एक्सेस पॉइंट जो है वो यहाँ पर ओपन किए हमारे देश के अंदर, जहाँ पर लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किए जाने लगे। और पिछले 5 से 6 साल में ये जो एक्सेस पॉइंट्स के नंबर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा एफिशिएंट डिजिटल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज आउटलेट्स के थ्रू लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर जो है वो किए जा सकें। डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन बैंक एंटिटीज लाइक फर्टिलाइजर शॉप्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फेयर प्राइस शॉप्स को भी एक्सटेंड किया गया, ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर सके। एक्शन प्लान और माइलस्टोन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि बैंकिंग आउटलेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इसको इंक्रीज करना है। जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके आउटलेट्स को इंक्रीज करना है, ताकि देश के कोने कोने तक बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो पहुंचाया जा सके। लोग जो है इन आउटलेट्स के थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ले पाए, ठीक है। और फोकस था कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कम से कम एक आउटलेट होना चाहिए, ठीक है। और हिली एरियाज के अंदर अगर 500 लोग रह रहे हैं तो वहां पर भी एक बैंकिंग आउटलेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया गया, खास करके टायर 2 और टायर 4 के सेंटर्स के अंदर। और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई जिससे कैशलेस सोसाइटी को प्रमोट जो है वो किया जा सके, ठीक है। उसके बाद फिनटेक स्पेस को भी डेवलप करने की बात की गई थी। फिनटेक स्पेस का मतलब कि जो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको भी बोला गया कि आप भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो जो हमारा ये नेशनल मिशन था, इसका एम था कि ऐसे अडल्ट जो कि विलिंग है और एलिजिबल है फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने के लिए, उनको एक बेसिक बुके प्रोवाइड करना जिसके अंदर आपके सेविंग अकाउंट आ जाते हैं, क्रेडिट आ जाता है, माइक्रो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, पेंशन आ जाता है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना को क्रिएट किया गया था। इसके अंदर एवरी अडल्ट को एक अकाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसके थ्रू ये बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उस अडल्ट पर्सन को प्रोवाइड जो है वो की जाती है। अब यहाँ पर हम NSFA के एक्शन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहला एक्शन पॉइंट था कि जितने भी यहाँ पर अडल्ट है जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर एनरोल किया है, उनको इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ऐसी स्कीम के अंदर एनरोल करवाया जाए, ठीक है। और पेंशन स्कीम जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, इनके अंदर भी एनरोल किया जाए ताकि इनको बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इंश्योरेंस और पेंशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की कैपेसिटी को बिल्ड करने की बात की गई थी। इसके लिए जो पेरेंट एंटिटीज है वो डायरेक्टली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, ताकि इनकी डेवलपमेंट हो सके और ये जो है लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर पाए बैंकों के बिहाफ पर, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री थी उसको ऑपरेशनल किया गया। अब इस रजिस्ट्री की हेल्प से हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर कहीं से भी क्रेडिट प्रपोजल जो है वो बैंक को भेज सकते हैं कि हम ये लोन जो है वो लेना चाहते हैं, कृपया करके हमें ये लोन जो है वो दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया गया। सस्टेनेबल लाइवलीहुड को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो पॉवर्टी को एलिवेट जो है वो कर देता है, यानी कि पॉवर्टी को खत्म कर देता है। अगर लोगों के पास काम होगा तो वो उससे पैसा कमाएंगे जिससे गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए NRLM, NULM, PMKYVY स्टेट प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया गया था और उसे इंटीग्रेट करके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के अंदर कन्वर्ट किया गया था ताकि लोगों की स्किल को डेवलप जो है वो किया जा सके। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर रेलेवेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग द स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम, उसको जो है RSET या NULM के थ्रू जो है न्यू एंट्रांस को अवेलेबल करवाया गया, ताकि वो कोर्स में एंटर करने से पहले ही जान जाएं कि वो क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके, ठीक है।
उसके बाद जितने भी यहाँ पर अकाउंट होल्डर हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वुमेन है, जो कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं और लाइवलीहुड प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनके साथ स्किल डेवलपमेंट मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर और लाइवलीहुड मिशन के साथ जो है वो शेयर की गई। ओके, तो ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन था। तो आई होप आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं बेसिक, वो लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो अवेलेबल करवाया जा सके, ताकि वो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो अवेल कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर बेसिकली हम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को पढ़ाते हैं कि आप कैसे अपने मनी को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप बजटिंग कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो एक्सेस फंड्स को। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें हम ये भी बताते हैं कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कैसे काम करते हैं, और अगर आप इसको खरीदते हो, बाय करते हो, इनमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन का जो एम होता है वो यही होता है कि जो लोग हैं ना उनको उतनी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, नॉलेज और स्किल प्रोवाइड की जाए, ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाए, इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ले पाए। ठीक है, जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो अगर अकाउंट ओपन करवाने गया है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अकाउंट के बारे में वो सारी नॉलेज उसे प्रोवाइड करे, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उसे अकाउंट ओपन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए भी नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई थी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसको गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ में मिलकर जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, और ये बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है और सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो नॉलेज और स्किल्स अवेल कर पाए फाइनेंस से रिलेटेड, और उसकी हेल्प से फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ले पाए। ठीक है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव था इसको कंसर्न स्टेक होल्डर्स ने लिया था, और इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर एजुकेशन इनिशिएटिव जो है वो लिए थे, जिससे कि जो आपके लोग हैं उनको एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज जो है वो मिल सके, जो कि वो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के थ्रू अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें बैकग्राउंड की कि ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आई कैसे, तो देखो फाइनेंशियल लिटरेसी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि फॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ही यूटिलाइजेशन किया जाए इंडिविजुअल्स के द्वारा, क्योंकि अगर वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं तो उससे उनको बेनिफिट कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि लोग जो है वो फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज ही अवेल करें फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इंडिया की जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है उसको भी लीवरेज करना था। ठीक है, क्योंकि डेमोग्राफिक एडवांटेज को लीवरेज करके ही हम इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से कर सकते थे, इसीलिए स्ट्रेटजी को बनाया गया था। उसके बाद जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है उसने वेरियस स्टेक होल्डर के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम किया, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट जो है वो किया जा सके। ठीक है, इसका एम यही था कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं हमारे पॉपुलेशन के, उनको एप्रोप्रिएट नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो बेटर तरीके से मनी को मैनेज कर पाए और फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका एम था कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए कंटेंट डेवलप किया जाए, यानी कि जो चीज़ें हैं जो सिखानी है इंडिविजुअल्स को, वो डेवलप किया जाए, कोर्स जो है वो बनाया जाए, और उसके थ्रू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसके बाद है आपका डिजिटलाइजेशन और एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, और डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए, जैसे कि डिजिटल इंडिया कंपैरिजन, डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, और इसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो क्रिएट किया। उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिला, जिससे बहुत बड़ा शिफ्ट आया कंट्री की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर। आजकल तो आप देखते हो आप यूपीआई वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो करने लग गए हो। ठीक है, अब इन चेंजेस की वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग नेशनल स्टडीज है फाइनेंशियल एजुकेशन का, उसमें भी हमें कई सारी चेंजेस जो है वो करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSFI 2020-25। तो ये जो आपकी स्ट्रैटी है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है और उसको लाइफ की एक एसेंशियल स्किल के रूप में प्रमोट करना है, ताकि लोग ये समझ पाएँ कि जैसे काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे ही लाइफ के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की स्किल होनी भी ज़रूरी है, ताकि
काम करके आपने जो पैसा कमाया उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज जो है वो कर पाओ। उसके बाद सेविंग बिहेवियर को कल्टीवेट करना, यानी कि लोगों को एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करे, ताकि वो फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करके जो है वो रख सके और अपने फ्यूचर को सेव जो है वो कर पाए। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, इन लोगों को बोला कि आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी पार्टिसिपेट करिए, वहां पर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे आप इन्वेस्ट कीजिए। और इसको हम एनकरेज कैसे कर पाए? फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करके। उसके बाद क्रेडिट डिसिप्लिन डेवलपमेंट को भी डेवलप यहाँ पे जो है वो किया था, यानी कि क्रेडिट डिसिप्लिन को बढ़ावा दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाए। उसके बाद सेफ यूजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट किया गया, तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की गई ताकि सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए इंडिविजुअल्स के द्वारा डिजिटल टूल्स को इफेक्टिवली लीवरेज करके, ठीक है। और रिस्क को भी मैनेज करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को एजुकेट किया गया कि जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर आप कैसे जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे उसको आप जो है वो मैनेज कर सकते हो वेरियस लाइफ स्टेजेस के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जो है वो बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है CIB अर्ली बर्ड। तो ये कोर्स बेसिकली आपको हेल्प करता है CIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो CIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाती हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन वीडियोस मिल जाती हैं, जहां पर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और रिवीजन के लिए PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर आपको चारों कंपलसरी पेपर और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो फटाफट से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप हैं वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। हमारे ऐप का नाम है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ जो है मिल जाएगा हमारे कोर्सेज के ऊपर, जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और वहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड हम सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, कूपन कोड वगैरह, तभी आपको 82% तक का ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स एग्जाम तक ही वैलिड है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें CIB एग्जाम से रिलेटेड, JIB एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर हम 20-20 मिनट्स में CIB के चारों इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक को छोड़कर जो बाकी के चार हैं, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और IT&DB और आपका HRM, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी हमारी सेंट्रल बैंकिंग और IT&DB और HRM के ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर जो है वो देख लेना। और आगे की जो क्लासेस हैं उनको देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा देना। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।